हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, ये कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, वो सब चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंट जो हैं वो बेसिकली दो टाइप से बनते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड अकाउंट और एक नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट। सर ये क्या होते हैं इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड? देखिए, वैसे तो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट अलग अलग बनते हैं, यानी सेपरेटली बनते हैं। तो अगर कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग हुई है, सेपरेटली हुई है, यानी इन दोनों को मिलाया नहीं गया है, इनको इंटीग्रेटेड नहीं किया गया, तो फिर ये कहलाता है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट, क्योंकि हमने इनको इंटीग्रेट नहीं किया, एक साथ नहीं बनाया। इस कंडीशन में हम कॉस्ट अकाउंट के रिजल्ट्स को, यानी जो नेट प्रॉफिट निकले, उसको फाइनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट्स के नेट प्रॉफिट से हम रिकॉन्सिलेट कर सकते हैं, यानी रिकॉन्सिलेशन कैन बी डन। यानी केवल नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर ही रिकंसिलेशन किया जा सकता है, बिकॉज इसके अंदर कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट सेपरेटली बनते हैं, जबकि इंटीग्रेटेड के अंदर कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट साइमल्टेनियसली एक साथ बनते हैं, अलग अलग नहीं बनते। इसीलिए यहाँ रिकंसिलेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ अलग अलग बनते हैं, इसलिए रिकंसिलेशन हो सकता है, और इंटीग्रेटेड में एक साथ बनते हैं, साइमल्टेनियसली बनते हैं, इसलिए रिकंसिलेशन रिक्वायर नहीं होता। अब ये अकाउंट बनते कैसे हैं, इस पर अपन आगे नज़र देखते हैं। तो देखिए, इसका प्रोसेस समझने के लिए अपन को एक पूरा चैनल देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक अकाउंट को समझिए, दिस इज GLA, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कई जगह इसको कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा गया है। ये एक तरीके से कैश को, डेटर को, क्रेडिटर्स को, इन सभी अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो GLA कह लो, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट कह लो, और या जनरल लैंग्वेज में हम इसे कैश कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम इसे GLA यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट ही कहेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपका रॉ मटेरियल जो है आप प्रोसेस के लिए खरीदते हैं। तो ये आपका अकाउंट मैं बताता हूँ आपको, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। सही है। तो GLA का पैसा जो है सबसे पहले किस में खर्च होता है? रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में। एंट्री क्या बनती है? देखो, जहां एरो का मुंह है और जहां उसकी टेल है उसको देखें। जहां मुंह है उसका, उसको डेबिट करना है, और जहां टेल है इसकी, उसको क्रेडिट करना है, यानी इसको डेबिट करना है। रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA या टू कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये रॉ मटेरियल परचेज करने की एंट्री होगी। रॉ मटेरियल भी दो टाइप का होता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो आपका एक नए अकाउंट में चल जाता है, दैट अकाउंट इज कॉल्ड WIP अकाउंट। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। सही है। कई लोग इस वर्क इन प्रोग्रेस का एक अदर नाम से भी बुलाते हैं, दिस इज प्रोडक्शन अकाउंट। सही है। तो WIP और प्रोडक्शन एक ही बात है। तो मटेरियल का जो डायरेक्ट मटेरियल वाला पार्ट होता है वो आपका आ जाता है किसमें? WIP में। वही जहां एरो का हेड है उसको डेबिट करेंगे और जहां टेल है उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कंट्रोल हर जगह लग जाता है। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। का सर डायरेक्ट मटेरियल यहाँ जाता है तो फिर इनडायरेक्ट कहाँ जाता है? तो देखो, इनडायरेक्ट के लिए अलग से आपका हेड बनता है। ये 3 ओवरहेड होते हैं, आपको ध्यान होगा, आपने कॉस्टिंग में पढ़े होंगे। एक आपका होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एक आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो आप इसको ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, और एक आपका होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सही है। 3 टाइप के आपके खर्च होते हैं। तो रॉ मटेरियल का जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाता है। कौन सा पार्ट? इनडायरेक्ट पार्ट। रॉ मटेरियल का इनडायरेक्ट पार्ट, डायरेक्ट पार्ट तो कहाँ चला गया? WIP में। इनडायरेक्ट पार्ट जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। तो एंट्री क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल सब में लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। जहाँ हेड है
वो डेबिट होगा, जहां टेल है वो क्रेडिट होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। रॉ मटेरियल का भी एक दूसरा नाम होता है, कई लोग रॉ मटेरियल को स्टोर लेजर कंट्रोल बोलते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है। तो रॉ मटेरियल का डायरेक्ट तो चला गया डब्ल्यूआईपी में और इनडायरेक्ट चला गया फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर आपकी वेजेस पेड होती है, भाई आप काम कराओगे तो वेजेस भी तो पे करनी पड़ेगी। सही है, इसको कहते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो जब आप वेजेस का पेमेंट करते हैं तो हेड है वेजेस की तरफ और टेल है जीएलए पे, तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। वेजेस भी जो है वो तो आपकी दो टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट होती है, तो जो डायरेक्ट होती है वो तो ट्रांसफर कर दी जाती है ये डायरेक्ट को किस में, डब्ल्यूआईपी में। और जो इनडायरेक्ट होती है, जैसे ये इनडायरेक्ट आई है ऐसे ही ये इनडायरेक्ट भी यहाँ जाती है। तो जो इनडायरेक्ट होती है वो कहाँ जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो पहले तो वेजेस पेड की, वेजेस पेड करने की एंट्री वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। उसके बाद वेजेस ट्रांसफर होंगी डब्ल्यूआईपी प्रोडक्शन में, तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस टेल से टू वेजेस। और वेजेस का जो पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाएगा दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस, क्योंकि हेड यहाँ है ये डेबिट होगा, ये टेल है यहाँ क्रेडिट होगा। तो वेजेस का भी डायरेक्ट यहाँ आ गया, इनडायरेक्ट यहाँ आ गया, यानी डायरेक्ट दोनों ही कहाँ आ रहे हैं, डब्ल्यूआईपी के अंदर आ रहे हैं। ये बात अपन को पता लग गई। ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड आप पे करेंगे कैसे ही तो पे करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, हेड को डेबिट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप पे करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। और जब सेलिंग एक्सपेंसेस पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। यानी जहां एरो का हेड है वो डेबिट होगा, जहां टेल है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। अब हमने रॉ मटेरियल का डायरेक्ट डब्ल्यूआईपी में डाल दिया, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दिया, वेजेस का डायरेक्ट डब्ल्यूआईपी में डाल दिया, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दिया, और ये सभी खर्चे अब हमारे पे हो चुके हैं। अब डब्ल्यूआईपी में काम आगे कंप्लीट होगा तो चीज फिनिश्ड हो जाएगी। तो डब्ल्यूआईपी के बाद नेक्स्ट अकाउंट आपका आता है फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट यानी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, एक तरीके से आप कह सकते हैं। फिनिश गुड्स को कई लोग स्टॉक लेजर भी बोलते हैं। सही है, बिका नहीं है, स्टॉक है हमारा। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड, जब वेजेस का इनडायरेक्ट पार्ट यहाँ आ जाता है, रॉ मटेरियल का इनडायरेक्ट पार्ट यहाँ आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड जीएलए से भी पे हो जाते हैं, तो ये तीन एरो यहाँ है, ये 1, 2 और 3। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो फैक्ट्री का खर्चा है वो प्रोडक्शन में तो लगता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड अब ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ, डब्ल्यूआईपी के अंदर। फैक्ट्री ओवरहेड इन तीनों के ट्रांसफर होने के बाद कहाँ ट्रांसफर होते हैं, डब्ल्यूआईपी में। तो एंट्री क्या बनती है, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस भी कहाँ चला गया, डब्ल्यूआईपी के अंदर चला गया। ठीक है। नाउ चीज जब फिनिश गुड्स बन जाती है तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिस के खर्चे हैं वो भी आपके फिनिश गुड्स पर लग जाते हैं। तो एंट्री क्या बनती है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट या स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये ट्रांसफर हो गए किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफर हो गए। अब फिनिश गुड हो चुकी है तो इसमें से कुछ चीजें आप बेचेंगे तो उसको आप ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, कि भाई अब हम इनको बेचने वाले हैं या इनमें से ये चीजें बिकी हैं। तो एंट्री होगी, हेड यहां है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स की जगह स्टॉक लेजर का भी यूज किया जा सकता है। अब ये चीजें बिकेंगी, ये बिकेंगी तो इन पे सेलिंग का खर्चा भी होगा, दैट्स वाई सेलिंग ओवरहेड जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। यहाँ हेड है ये डेबिट होगा,
यहाँ टेल है, ये क्रेडिट होगा। अब ये चीजें बिकेंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इस कॉस्ट ऑफ सेल्स से ये चीजें ट्रांसफर होंगी, इधर आप इसे कॉस्टिंग पी&एल में डालें, तो कॉस्टिंग पी&एल में आप डालेंगे तो एंट्री होगी कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, या आप इसे सीधे ही डेटर लेजर में, या कई लोग डेटर लेजर को सेल लेजर भी कहते हैं, वहां ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री बनेगी डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट या सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सही है, तो इस तरीके से पूरा चैनल खत्म होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा बात आपकी और आती है, कभी कभी रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस हो जाता है। सही है, नॉर्मल लॉस जिसको कि आप रोक नहीं सकते, तो उसका ट्रीटमेंट सेम वही होता है जो इनडायरेक्ट लॉस का हुआ है, इनडायरेक्ट लॉस। तो ये नॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट है वो भी यहीं जाता है, और एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज किया जाता है, इसीलिए एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। लेकिन कोई अबनॉर्मल लॉस हो गया जो कि आग लगने या चोरी करने से होता है, वो आपका कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर होगा। यानी रॉ मटेरियल का जो अबनॉर्मल लॉस है वो आपका ट्रांसफर होता है कॉस्टिंग पी&एल में, तो एंट्री बनती है कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ये अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस आपने फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर किया, अब नॉर्मल लॉस आपने कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर किया, एंट्री बनी कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। यहाँ हेड है ये डेबिट हुआ, जहाँ टेल है वो क्रेडिट होगा। सही है, तो ये पूरा एक चार्ट है जिसको कि अपन को ध्यान से रखना चाहिए कि जीएलए से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वेजेस पे करेंगे और ये तीनों खर्चे पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल का डायरेक्ट पार्ट डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर होगा, इनडायरेक्ट पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होगा, रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होगा, रॉ मटेरियल का अबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर होगा, वेजेस का डायरेक्ट वेजेस डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर होंगी, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर होंगी। सही है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये फैक्ट्री ओवरहेड डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ डब्ल्यूआईपी की चीज बन जाएगी जब, तो वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगी। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी फिनिश गुड्स में आके ऐड हो जाएगा। नाउ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होगी। इस कंडीशन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में आके एडेड हो जाएगा, और देन कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर कॉस्टिंग पी&एल में ट्रांसफर होगा या डेटर लेजर या सेल लेजर में ट्रांसफर होगा। एंट्रीज का एक ही रूल है, जहां हेड है वो चीज डेबिट होगी, जहां टेल है वो चीज क्रेडिट होगी। सही है, आगे देखते हैं। तो अब हम फाइनेंशियल जो बुक हैं उनका कंपैरेटिव चार्ट देख रहे हैं। कंपैरेटिव चार्ट किसका, कि फाइनेंशियल बुक और कॉस्ट बुक में क्या आपका डिफरेंस है, और हम फिर जो इनका इंटीग्रेटेड जो पार्ट है वो वाला पार्ट जो है उसको देखेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं फाइनेंशियल बुक में बताता हूँ, क्योंकि 11th क्लास से हम फाइनेंशियल बुक जो है वही देखते हुए आते हैं। जैसे परचेज किया तो हम एंट्री क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, हमने उधार में माल खरीदा। इश्यू ऑफ मटेरियल की हम फाइनेंशियल बुक में कभी कोई एंट्री नहीं करते थे, हम तो यही मानते थे कि यही खर्च हो गया। पेमेंट ऑफ वेजेस की हम एंट्री करते थे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम और भी कोई पेमेंट ऑफ एक्सपेंस करते थे तो हम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, और अगर पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग करते थे। तो ये नॉर्मल एंट्री आप फाइनेंशियल बुक की 11 से करते हुए आ रहे हैं। यही चीज जब कॉस्ट बुक में होगी तो देखो, परचेज ऑफ मटेरियल आपने यहाँ परचेज को डेबिट किया, यहाँ परचेज की जगह स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, और क्रेडिटर या कैश की जगह आप यहाँ कॉस्ट लेजर कंट्रोल करते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल या टू जीएलए। ठीक है, जब आप इशू करते हैं, मटेरियल इशू करते हैं, यानी जो रॉ मटेरियल है वो डब्ल्यूआईपी में जा रहा है, तो एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी टू स्टोर लेजर। तो यही बात डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, यही बात आप इंटीग्रेटेड में भी कर लेते हैं।
पेमेंट ऑफ वेजेस, ये वेजेस का पेमेंट हो रहा है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। तो ये देखो यहाँ तो थी वेजेस टू कैश, यहाँ हो गई वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जीएलए, एक ही बात है। और यहाँ भी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। एलोकेशन ऑफ वेजेस, वेजेस को आप अलग अलग जगह बांटते हो। वेजेस डायरेक्ट है वो डब्ल्यूआईपी में चल जाती है, इनडायरेक्ट जो है फैक्ट्री वर्ड में आ जाती है। तो डायरेक्ट जब यहाँ जाती है तो आप एंट्री करते थे डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस, और यहाँ जाती थी तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस। यहाँ क्या होगी देखो, यहाँ तो कोई एंट्री होती नहीं फाइनेंशियल में, तो हाँ उसकी यही है, डब्ल्यूआईपी में जो चली गई वो डब्ल्यूआईपी को डेबिट कर दो, जो फैक्ट्री में चले गए फैक्ट्री में डेबिट कर दो। हो सकता है एक्सेप्शनली कि कह दे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में पार्ट हो गई, कुछ सेलिंग में पार्ट हो गई, टू वेजेस कंट्रोल, क्योंकि जा तो वेजेस से ही रही है, यहाँ से जहाँ भी जाएंगी तो वेजेस कंट्रोल तो क्रेडिट ही होना है, जहाँ जाएगी वो चीज डेबिट होती जाएगी। सही है। तो ऐसे ही आपने फैक्ट्री वर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग के खर्चों का पेमेंट किया, तो ये रहे तीनों खर्चों का, इन तीनों को डेबिट करो टू जीएलए या टू कॉस्ट लेजर। ये देखो इन तीनों को डेबिट करो टू कॉस्ट लेजर। तो इस तरीके से पूरा जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा इस चार्ट पे बेस्ड है। ये चार्ट जो है वो आपको अच्छे से पहले याद होना चाहिए, एक दो बार आप ये चार्ट पहले बना लें जिससे आपको चार्ट का पूरा एस्टिमेशन याद हो जाए। उसके बाद शुरुआती इलस्ट्रेशन जो आप करें वो जनरल एंट्री वाले करें, जिससे जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस हो। उसके बाद फिर आप लेजर पोस्टिंग पे आए, क्योंकि लेजर पोस्टिंग वाले क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं पूछी जाती, सीधा ही लेजर पोस्टिंग करनी है। तो इसीलिए पहले जर्नल की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ही लेजर पे आए। डायरेक्ट आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसके कुछ इलस्ट्रेशन आप लिख के करेंगे तभी ये सारी एंट्रीज आपको याद होंगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।